ये सिर्फ कुछ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी रणनीति है। तो आज का हमारा मिशन है इस पूरी व्यवस्था की परतें खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे नकद पुरस्कारों से लेकर बड़ी बड़ी शील्ड्स तक कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी में काम करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है और क्या ये तरीका सच में काम करता है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। इन सब योजनाओं की जरूरत ही क्यों है? इनका असली मकसद क्या है? ये सबसे बुनियादी सवाल है और स्रोत के अनुसार इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो जाहिर है सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना। ठीक है। दूसरा है अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रेरित करना। और तीसरा जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है वो है मौलिक लेखन प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं के जरिए हिंदी भाषा को खुद विकसित करना। मतलब ये सिर्फ रोजमर्रा के काम तक सीमित नहीं है? नहीं, ये भाषा को ज्ञान और साहित्य के स्तर पर और ज्यादा समृद्ध बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं त्रिआयामी रणनीति है। उपयोग बढ़ाओ, लोगों को प्रेरित करो और भाषा को समृद्ध करो। बिल्कुल। इसे समझने के लिए दस्तावेज में इन योजनाओं को 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है व्यक्तिगत नकद पुरस्कार, यानी सीधे कर्मचारी की जेब में जाने वाला इनाम। दूसरी है हिंदी प्रतियोगिता पुरस्कार, जहां पर थोड़ा मुकाबला होता है। तीसरी मौलिक हिंदी लेखन पुरस्कार, ये उन लोगों के लिए है जो हिंदी में कुछ नया रच रहे हैं। चौथी श्रेणी है हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं, जो रोजमर्रा के काम से जुड़ी हैं। पांचवी राजभाषा शील्ड या ट्रॉफी, जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि टीम की जीत होती है। सही। और आखिरी हिंदी परीक्षा पास करने पर मिलने वाले लाभ। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहली श्रेणी व्यक्तिगत पुरस्कार। इसमें सबसे पहला है रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार। ये हर डिवीजन और कारखाने से एक अधिकारी और एक कर्मचारी को दिया जाता है। और राशि? राशि है 1500 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। 1500 रुपए। ये सुनने में कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं लगती। क्या ये सच में किसी को प्रेरित कर सकती है? यहाँ दिलचस्प बात रकम है ही नहीं, बल्कि इसके पीछे की शर्त है। अच्छा। ये पुरस्कार हिंदी भाषी क्षेत्रों में तब मिलेगा जब कर्मचारी अपना कम से कम 75% काम हिंदी में कर रहा हो। 75%? हाँ, लेकिन अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए यही सीमा घटाकर 50% कर दी गई है। अच्छा, तो यहाँ एक रियायत दी गई है। ये एक व्यावहारिक कदम लगता है। ये सिर्फ व्यावहारिकता नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। देखिए, नीति बनाने वाले जानते हैं कि अगर लक्ष्य असंभव लगे तो लोग कोशिश ही नहीं करते। सही बात है। चेन्नई में बैठे किसी कर्मचारी के लिए 75% का लक्ष्य शायद डराने वाला हो, लेकिन 50% का लक्ष्य एक जीतने योग्य चुनौती जैसा लगता है, तो ज्यादा लोग इस दौड़ में शामिल होते हैं। समझ गया। तो ये छोटे छोटे पुरस्कार असल में आदत डालने का एक तरीका है। और इसी तरह के पुरस्कार जीएम और डीआरएम के स्तर पर भी हैं। जी हाँ। लेकिन अगर किसी को सिर्फ काम नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा दिखानी हो तो? उसके लिए आती हैं दूसरी श्रेणी प्रतियोगिताएं। यहाँ मामला सिर्फ काम करने का नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ होने का है। मुकाबला? हाँ। स्रोत में 2 स्तरों का जिक्र है, क्षेत्रीय यानी जोनल और फिर राष्ट्रीय यानी रेलवे बोर्ड स्तर। इसमें निबंध, भाषण और यहाँ तक कि दफ्तरी काम जैसे टिप्पण और प्रारूप लेखन की भी प्रतियोगिताएं होती हैं। यानी दफ्तर के रोजमर्रा के काम को भी एक खेल बना दिया गया। बिल्कुल, और इनाम भी उसी हिसाब से बढ़ता है। क्षेत्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार 2000 रुपए का है, लेकिन जब आप जीतकर रेलवे बोर्ड स्तर पर पहुंचते हैं तो वही पहला पुरस्कार 3000 रुपए का हो जाता है। तो साफ संकेत है, जितना बड़ा मुकाबला उतना बड़ा इनाम। एकदम। लेकिन इन सब में एक प्रतियोगिता का नाम मुझे थोड़ा अलग लगा, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता। इसका विषय भी खास है, रेलवे प्रशासन या संचालन। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ अच्छी हिंदी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको रेलवे के काम की भी गहरी समझ होनी चाहिए। सही पकड़े। और उन्होंने इसे 2 हिस्सों में भी बांटा है। एक राजपत्रित अधिकारियों के लिए, यानी जो बड़े ऑफिसर हैं। हाँ, जिनका पहला पुरस्कार 6000 रुपए है, और दूसरा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए, यानी बाकी सभी स्टाफ, जिनका पहला पुरस्कार 4000 रुपए है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पुरस्कार ज्यादातर मौजूदा काम को हिंदी में करने के लिए है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो हिंदी में नया ज्ञान रचने वालों को प्रोत्साहित करे? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर यह पूरी व्यवस्था सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरी श्रेणी पर, मौलिक हिंदी लेखन पुरस्कार। अच्छा।
और नामों से बहुत आगे निकल जाती है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। एक तरफ है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी लेखन पुरस्कार। ये किस लिए? अगर आप रेलवे से जुड़े किसी तकनीकी विषय पर हिंदी में किताब लिखते हैं तो आपको 15,000 रुपए तक का पुरस्कार मिल सकता है। तो ये तकनीक और हिंदी को जोड़ने की एक कोशिश है। हाँ, और फिर एक बहुत बड़ी छलांग है। सरकारी विषयों पर मौलिक किताब लिखने के लिए है इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, और यहाँ पहला पुरस्कार है 60,000 रुपए। 60,000? जी, दूसरा 45,000 और तीसरा 30,000। ये दिखाता है कि सरकार चाहती है कि नीति और प्रशासन जैसे गंभीर विषयों पर भी हिंदी में उच्च स्तरीय सामग्री उपलब्ध हो। लेकिन क्या ये सब सिर्फ गंभीर तकनीकी और सरकारी लेखन तक ही सीमित है? मतलब कहानी, कविता का क्या? उनका भी ध्यान रखा गया है। साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार है, कहानी और उपन्यास के लिए, और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है काव्य के लिए। तो रणनीति साफ है, तकनीक, शासन और साहित्य, हिंदी को हर क्षेत्र में एक गंभीर भाषा के रूप में स्थापित करना है। एक मिनट, इस लिस्ट में एक पुरस्कार है जो मुझे सबसे अलग लगा, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना, और इसमें लिखा है कि कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि ये योजना सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं है? बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये पूरी व्यवस्था का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल देती है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये रेलवे को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सेवा के तौर पे नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव के तौर पर देखता है। कोई भी यादगार रेल यात्रा अगर उसे शब्दों में खूबसूरती से पिरोया जाए तो वो भी 4,000 रुपए तक का पुरस्कार जीत सकती है। और अब उस पुरस्कार की बात करते हैं जिसकी राशि देखकर मुझे दोबारा देखना पड़ा। राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान तकनीकी लेखन प्रतियोगिता। हाँ, ये सच में एक अलग स्तर पर है। इसका प्रथम पुरस्कार है 2 लाख रुपए, साथ में सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह। 2 लाख? दूसरा पुरस्कार 1,25,000 और तीसरा 75,000 रुपए का। ये सिर्फ प्रोत्साहन नहीं है, ये एक संदेश है। बिल्कुल, ये संदेश है कि सरकार हिंदी में मौलिक ज्ञान विज्ञान के लेखन को कितना ज्यादा गंभीरता से ले रही है। लक्ष्य सिर्फ चिट्ठियों का अनुवाद करना नहीं, बल्कि भारत में विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का है। ये बड़े पुरस्कार तो ठीक हैं, लेकिन ये तो साल में एक बार मिलते हैं। रोजमर्रा के काम का क्या? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो किसी कर्मचारी को हर दिन, मतलब फाइल पर फाइल, हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित करे? बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं काम आती हैं। इनमें सबसे अहम है मौलिक टिप्पण एवं आलेखन पुरस्कार योजना। यानी नोट शीट्स और ड्राफ्ट्स हिंदी में लिखने पर इनाम? जी, लेकिन इसमें एक शर्त है, 20,000 शब्दों की। क्या इससे काम की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा? कहीं लोग सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए तो नहीं लिखने लगेंगे? ये एक जायज चिंता है, और शायद जमीनी स्तर पर ऐसा होता भी हो। लेकिन इस योजना का मूल उद्देश्य आदत डालना है। जैसे आप रोज जिम जाने की आदत डालते हैं, शुरू में शायद आप सिर्फ गिनती पर ध्यान दें, पर धीरे धीरे वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अच्छा उदाहरण है। ये उसी सिद्धांत पर काम करता है। और यहाँ भी अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए लक्ष्य आधा यानी 10,000 शब्द रखा गया है। और अधिकारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार भी है, और एक समूह पुरस्कार योजना भी है। ये दिलचस्प है, मतलब इनाम किसी एक को नहीं बल्कि पूरी टीम को मिलता है। हाँ, और ये संस्कृति बदलने का एक बहुत बड़ा टूल है। जब इनाम पूरे सेक्शन को मिलता है तो लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये पीयर प्रेशर का एक सकारात्मक इस्तेमाल है। सही। अब हिंदी में काम करना सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि सहकर्मियों की आपसी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन इस श्रेणी में एक चीज है जो मुझे समझनी है, प्रोत्साहन भत्ता। हिंदी टाइपिस्ट को 160 रुपए प्रति माह और हिंदी आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर को 240 रुपए प्रति माह। हाँ, दस्तावेज जोर देकर कहता है ये भत्ता है, पुरस्कार नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पुरस्कार आपको किसी विशेष उपलब्धि के लिए एक बार मिलता है, लेकिन भत्ता यानी अलावेंस आपके पास एक विशेष कौशल होने और उसे बनाए रखने के लिए हर महीने आपकी तनख्वाह के साथ जुड़कर आता है। अच्छा। ये एक बार का इनाम नहीं, बल्कि उस हुनर को रोज के काम में जिंदा रखने का एक सतत निवेश है। तो ये एक तरह से आपके हुनर का मासिक किराया है जो सरकार आपको दे रही है। चलिए अब बात करते हैं परीक्षाओं की। स्रोत कहता है कि हिंदी से जुड़ी परीक्षाएं पास करने पर दोहरा फायदा है। हाँ, अगर कोई कर्मचारी हिंदी भाषा की परीक्षाएं जैसे प्रबोध,
प्रवीण या प्राज्ञा पास करता है या फिर हिंदी टाइपिंग या आशुलिपि की परीक्षा पास करता है तो उसे 2 लाभ मिलते हैं। 2 लाभ। पहला, एक मुश्त नगद पुरस्कार, और दूसरा जो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, 12 महीने के लिए उसकी तनख्वाह में 1 वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन जोड़ा जाता है। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा मासिक वेतन पर असर डालता है। लेकिन क्या इन पुरस्कारों की राशि समय के साथ बदली है? बिल्कुल, और ये बदलाव बहुत कुछ कहता है। दस्तावेज में 2025 से लागू होने वाली संशोधित राशियों का भी जिक्र है। अच्छा, क्या है वो? उदाहरण के लिए प्राज्ञ परीक्षा, जो हिंदी की सबसे ऊंची परीक्षा है, उसमें 70% से ज्यादा अंक लाने पर पुरस्कार राशि 2400 रुपए से बढ़ाकर सीधे 6000 रुपए कर दी गई है। ये तो 2.5 गुना की बढ़ोतरी है। और सिर्फ यही नहीं, हिंदी टाइपिंग की परीक्षा में 97% से ज्यादा सटीकता से पास करने पर, जो कि बहुत मुश्किल होता है, पुरस्कार राशि भी 2400 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई है। ये साफ संकेत है कि सरकार इन विशिष्ट कौशलों को अब और भी ज्यादा महत्व दे रही है। तो अब तक हमने व्यक्तिगत इनाम, प्रतियोगिताएं, मौलिक लेखन के बड़े पुरस्कार और रोजमर्रा के काम से जुड़े भत्तों को समझा। अब हम इस रचना के शिखर पर आते हैं, राजभाषा शील्ड और ट्रॉफी। ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक सम्मान है। सही। ये पुरस्कार किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नहीं, बल्कि पूरे दफ्तर, स्टेशन या कारखाने की सामूहिक कोशिश का नतीजा होते हैं, और इनसे पैसे से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे कि रेल मंत्री राजभाषा शील्ड, ये उस स्टेशन या कार्यालय को मिलती है जो हिंदी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और सोचिए, जब कोई डीआरएम अपने ऑफिस में महाप्रबंधक राजभाषा शील्ड लगाता है तो ये उसके पूरे मंडल के लिए गर्व की बात होती है। हाँ, बिल्कुल। ये विभागों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक भी है। तो आज हमने इस पूरी व्यवस्था की एक गहरी यात्रा की। ये किसी एक नियम जैसा नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम जैसा लगता है, जिसकी कई परतें हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक बहुत सोची समझी बहुस्तरीय रणनीति है। ये अलग अलग कौशल को लक्षित करती है, टाइपिंग से लेकर तकनीकी लेखन तक। हाँ, ये अलग अलग स्तर के कर्मचारियों को लक्षित करती है, एक नए कर्मचारी से लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी तक, और ये अलग अलग योगदानों को पहचानती है। चाहे वो रोज की फाइल पर लिखी एक टिप्पणियों या फिर विज्ञान पर लिखी गई एक पूरी किताब। ये सिर्फ ये कहने से कहीं ज्यादा है कि आपको हिंदी में काम करना है। ये कहता है कि अगर आप हिंदी में काम करने का प्रयास करेंगे तो हम आपके हर छोटे बड़े प्रयास को पहचानेंगे और उसे पुरस्कृत करेंगे। सही कहा। ये एक ऐसा ढांचा है जो सजा पर नहीं, सम्मान पर आधारित है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इन सभी योजनाओं की विस्तृत संरचना को देखने के बाद ये सोचने वाली बात है कि किसी भी बड़े बदलाव को लागू करने का बेहतर तरीका क्या है। क्या सिर्फ एक सख्त नियम बना देना ज्यादा प्रभावी है, या फिर इस तरह के पुरस्कार, प्रोत्साहन और सम्मान का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना जो लोगों को उस दिशा में चलने के लिए अंदर से प्रेरित करे।